डिविजिबिलिटी रूल है वो देखा था, पढ़ा था। अब आपके दिमाग में कई सवाल आते होंगे कि सर कुछ संख्याएं छूट भी गई, जैसे 74 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे ज्ञात करेंगे? कोई संख्या 74 से डिवाइड है या नहीं है कैसे पता चलेगा? तो 74 होता है 37 का दुगुना, तो वह संख्या 2 से और 37 से दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, यानी सम संख्या होना जरूरी है। 2 से डिवाइड यानी सम संख्या होना जरूरी है, और उसके बाद में 37 का नियम लगाइए तो वह संख्या 74 से यानी 74 से डिवाइड हो जाएगी। समझ रहे आप? सम संख्या होनी चाहिए और 37 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 74 से आप कह सकते हैं कि वह संख्या डिवाइड हो जाएगी। बोले सर कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 87 से डिवाइड है या नहीं है? 116 से डिवाइड है या नहीं है? 116 29 गुणा 4 होता है। तो पहला काम तो ये देखना है कि वह संख्या 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शंस अगर मान लो मिल जाएं, तो आप वो ऑप्शन हटा देना जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, हटा दिए। उसके बाद में जो 4 से डिवाइड होने वाले ऑप्शंस हैं उनको 29 से और चेक करना है। दोनों से डिवाइड होगी तो माना जाएगा कि वह संख्या 116 से डिवाइड होती है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, थोड़ा ठहर के करेंगे। पहले मैं आपको पैटर्न वाली संख्याएं बता देता हूं जो कि डिवाइड होती हैं। कैसे होती हैं ये देखो। अगर कोई संख्या xy के रूप में है, अगर कोई संख्या xy के रूप में है तो वह संख्या 101 से डिवाइड होगी। कोई संख्या xy यानी xy 2 डिजिट है, उसके बाद में सेम डिजिट वैसे के वैसे दोबारा आ गए, तो वह संख्या 101 से डिवाइड होती है, डेफिनेटली डिवाइड होती है। ठीक है ना? आपको इसका ध्यान रखना है। अगर कोई संख्या xy के रूप में है, अगर कोई संख्या xy के रूप में है तो वह संख्या 10101 से डिवाइड होती है। अब बोलो इसका कोई तरीका, xy कितनी बार आया? 3 बार, तो 3 बार 1 आएगा, बीच में खाली जगहों में 0 भरा जाएगा। xy कितनी बार आया? 2 बार, 2 बार 1 आएगा, बीच में 0 भरा जाएगा। xy 4 बार आ गया, xy 4 बार आ गया, तो 4 बार 1 1 आएगा और बीच में 3 0 भरे जाएंगे। अब जैसे ये 101 है, इसको किसी भी 2 डिजिट की संख्या से गुणा कर दो। जैसे मैं इसको 17 से गुणा करूंगा तो ये 17 हो जाएगी। इसको किसी भी 2 डिजिट की संख्या से गुणा कर दो, जैसे 24 से गुणा कर दो तो 3 बार 24 आ जाएंगे। इसको किसी भी 2 डिजिट की संख्या से गुणा कर दो, मान लो 37 से गुणा कर दो तो 37 ऐसे 4 बार आ जाएंगे। तो पहला पैटर्न तो ये सीखना है। और ये आपके समझ में आ भी गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। अब इसमें से एक काम की चीज है, इसको अपन बाद में अलग से और देखेंगे। xy ये काम की चीज है। ठीक, एक संख्या है xyz इस रूप में कोई संख्या है, तो ये संख्या 1001 से डिवाइड होती है। xyz ऐसे 3 बार लिखा हुआ है, तो ये संख्या
इससे डिवाइड होती है। एक्स वाई जेड आ गया, 2 बार आया है, 2 बार 1 1 आएगा, बीच में 2 जीरो भरे जाएंगे। एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड 3 बार आया तो 3 बार 1 1 आएगा, लेकिन हर 1 के बीच में 2 2 जीरो भरे जाएंगे। ऐसे ही एक्स वाई जेड 4 बार आ गया तो 4 बार 1 1 1 1 और हर बार बीच में 2 2 जीरो। बोलिए ये भी समझ में आ गया, याद रह जाएगा हमें, रह जाएगा ना सबको याद। अब देखना, 37 का 3 से गुणा 111 होता है। एक बात ये याद रखना, 37 का 3 से गुणा 111 होता है, ये याद रखना, रह जाएंगे याद। और 1001 है, इसके फैक्टर होते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13। एक बात ये ध्यान रखना, 1001 के फैक्टर होते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13। तेरे 7 91, 91 को 11 से गुणा करेंगे, एक आ जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, हासिल की 1 9 और 1 10 हो जाएगा, 1001 आएगा। ठीक, तो 1001 के फैक्टर होते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13। इसका मतलब अगर मेरे पास में 1001 है, इसको मैं किसी भी 3 डिजिट की संख्या से गुणा कर दूं, मान लो 243 से गुणा कर दूं या 247 से गुणा कर दूं, तो पहले 247 आएगा और फिर 247 आएगा, आएगा ना। 247 एक्स वाई जेड टाइप की संख्या है। एक्स वाई जेड टाइप की संख्या 1001 से डिवाइड होती, 1 से डिवाइड होती है। 1001 के फैक्टर 7 गुणा 11 गुणा 13 होते हैं। तो कभी भी कोई संख्या एक्स वाई जेड टाइप की संख्या है तो उसके फैक्टर्स में 7 11 और 13 तो होंगे ही होंगे। 247 के फैक्टर करने हैं मुझे फैक्टर करने हैं, आ जाओ। 247 के मुझे फैक्टर करने हैं, तो यह आ जाएगा 247 गुणा 1001 आ जाएगा। 247 के जो भी फैक्टर होते हैं, मुझे पता नहीं है फैक्टर होंगे या अभाज्य संख्या है, जो भी 247 के फैक्टर्स होंगे वो कर लेना, लेकिन इसके फैक्टर्स में 7 गुणा 11 गुणा 13 तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। बोलो हाँ, पक्की बात, डन। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये 10101 से डिवाइड होती है, होती है। एक 111 जो है, एक 111 नहीं, ये 7 11 13 से हुई थी ना, 7 11 13 से हुई थी। चलो 91 को गुणा करते हैं 111 से, 1 से गुणा करेंगे 91 आ जाएगा,
फिर 91 में आ जाएगा, फिर 91 में आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 और 1 10 है, असल की 1 10 और 1 11 है, असल की 1 9 और 1 10 आ जाएगा। क्या ये आ गई? 91 होता है 7 गुणा 13, 111 होता है 3 गुणा 37। तो ऐसी जो संख्या है इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3 7 13 37, 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। ये फैक्टर होंगे एक्स वाई टाइप की संख्या के। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे हो। आपको कुछ 2-3 टाइप की चीजों के ऊपर ध्यान देना है और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं इसके ऊपर। अगर ये तरीका ध्यान नहीं है तो वो सवाल उस टाइम तो आपसे हुआ नहीं, घर आके कर लिया होगा आपने। घर आके तो ऑप्शन से चेक करना और कई तरीके हो जाते हैं, एग्जाम हॉल में तो नहीं हुआ। ध्यान रखना 1001 होता है एक्स वाई जेड टाइप की संख्या। 1001 को किसी भी 3 डिजिट नंबर से गुणा कर देंगे, या मैं ऐसे कह दूं कि एक्स वाई जेड टाइप की संख्या है, इसका एक फैक्टर होता है 1001 और 1001 होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है। बोलो हाँ, पक्की बात। एक्स वाई इसका फैक्टर होता है 10101। इसके फैक्टर होते हैं 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। ठीक बात है। एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। लेके इन दोनों का एलसीएम लेते हैं एक बार। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो इनमें 3 है क्या? सब में क्या इनमें 7 है? क्या इनमें 13 है? क्या इनमें 11 है? 11 है। क्या इनमें 13 है? क्या इनमें 37 है? एक बार इनको गुणा करते हैं, एक मैजिकल नंबर आएगा। गुणा करो इनका, एक मैजिकल नंबर आएगा। करते हैं। 37 का 3 से गुणा हो जाएगा 111। 111 और इनका गुणनफल होगा 1001। 7 11 13 का 1001, 37 का 3 से गुणा 111। 1001 को 111 से गुणा करूंगा तो 6 बार 11 आ जाएंगे। 6 बार 1111 आ जाए। और 6 बार 11 आया तो कैसी संख्या बनी? एक्स 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 एक एक्स और इस टाइप की संख्या बन गई। क्या ये जो 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक्स 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 6 बार रिपीट हो रहा है, क्या ये एक्स वाई जेड के गुण हैं इसमें? भाई मैं एक्स वाई जेड को तीनों को बराबर बराबर मान लूं तो ट्रिपल एक्स को एक्स वाई जेड और दूसरे ट्रिपल एक्स को एक्स वाई जेड कह सकता हूं। एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड के मान बराबर भी तो हो सकते हैं ना। एक्स वाई जेड बराबर है तो 222 लिख दिया, 444 लिख दिया, 777 लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर मैंने एक्स वाई जेड कोई संख्या लिखी है तो ये जो ट्रिपल एक्स है ये एक्स वाई जेड को फॉलो करता है। और ये जो 6 बार एक्स एक्स लिखा हुआ है, क्या ये एक्स वाई को भी फॉलो करता है? क्योंकि एक्स और वाई बराबर मान दिए तो ये एक्स वाई। अगर कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या ऐसे लिखी गई है, एक ही डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा गया है, तो ये तो उसके फैक्टर होंगे ही होंगे।
ये तो मिनिमम फैक्टर है उसके, और जिस डिजिट का रिपीटिशन है उस डिजिट वाला जो नंबर है उससे और डिवाइड होगी। जैसे मैंने 6 बार 8 8 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, और मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं, मैं इसको यूं तोड़ूं, अभी तोड़ दूं, ऐसे कैसे तोड़ दूं मैं इसको तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 37 और गुणा 8। 8 को भी अभाज्य संख्या के रूप में लिखूंगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये इसके प्राइम फैक्टर्स किए जा सकते किसी भी नंबर के। 3 चीजें यहां मेजर हैं, 3-4 कैलकुलेशन है जिनका आपको ध्यान रखना है। यह आपके एग्जाम में सीधे आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। आप भाज्यता के नियम लगाओगे तो वहां टाइम खराब हो जाएगा, उलझ जाओगे। रटी हुई चीजें, हर चीज की इंपॉर्टेंस है, हर चीज का महत्व है। बोले आदमी में अच्छे गुण होने चाहिए, लुकिंग से क्या फर्क पड़ता है? शुरू में तो लुकिंग ही देखते हैं, गुण कैसे दिखेंगे। पहला आकर्षण तो लुकिंग से ही होता है, गुण तो बाद में पता चलता है। भाई जाते ही बैठते ही किसी के गुण थोड़े दिखाएगा वो अगले, वो तो जब टाइम साथ में बीतेगा तब गुणों का पता चलेगा। पहले तो हम रूप से ही आकर्षित होते हैं। बोलो नहीं, आदमी का जो लुकिंग है वही इंपॉर्टेंट होता है, गुणों का कोई महत्व नहीं होता। कैसे नहीं होता है? गुण भी होने चाहिए, आपके साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वो रूप आपको पता नहीं कहां ले जाके डुबो देगा, मरा दे, कड़ा कर देगा घर में। नहीं तो सारी चीजों का इंपॉर्टेंस है, रटावा भी काम आता है, समझावा भी काम आता है, सारी चीजों का मिक्स चलता है। आपको एक बहुत शानदार बात बताऊं, लाइफ की जो सक्सेस होता है ना, सफलता, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई सूत्र नहीं होता, वो इंडिविजुअल मैटर होता है हर इंसान का, हर इंसान का इंडिविजुअल मैटर होता है। हाँ, कुछ कॉमन रूल्स हैं जो सबके ऊपर लागू किए जा सकते हैं। कोई आदमी कैसे सफल हुआ, उसकी केस स्टडी के लिए केवल उन्हीं चीजों को ट्रेस किया जा सकता है जो बाहर बाहर से दिखती हैं, और क्या क्या फैक्टर्स काम कर रहे थे किसी को भी नहीं पता होता है। इवन इंसान को खुद को पता नहीं होता है, उसके पास में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर या कोई परिस्थितियां क्यों बनी, कैसे बन रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये उसका खुद को भी पता नहीं होता। अगर खुद को पता होता तो एक बार सक्सेस होने के बाद में आदमी में कभी डाउनफॉल नहीं आए, लेकिन आता है ये। अगर अडानी को इतना पता होता कि सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाता है तो अडानी के डाउनफॉल नहीं आता, बीच में सारी चीजों को मैनेज कर लेता हो। तो ये बाद में केस स्टडी होती है, जिस टाइम आदमी काम कर रहा होता है उस टाइम किसी को नहीं पता होता है, इवन खुद को भी नहीं पता होता है। हर इंसान अपनी लाइफ की जो सक्सेस स्टोरी है वो सक्सेस होने के बाद में बताता है। स्ट्रगल करते टाइम बताओ कोई, पहली बात तो दुनिया सुनेगी भी नहीं, और सुनेगी भी तो भी उसको भी पता नहीं है कि क्या क्या स्ट्रगल किया जा रहा हूं। उसके बाद में वो जब सक्सेस होता है तब वो गौर करता है कि मैंने क्या क्या स्ट्रगल किए थे, और उनमें से उन्हीं बातों को उठाता है जो बातें उसको एक हीरो की तरह पेश कर रही होती है। मैं कभी टूटा नहीं, मैं जूझता रहा। नहीं, तू टूटा भी था, तूने सारी झक मारी थी, सब कुछ हुआ था तेरे साथ। झूठ बोल रहा है कि मैं टूटा नहीं, मैंने हौसला नहीं खोया, मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, पूरी दुनिया से लड़ता रहा। ये सारे डायलॉग बाजी होते हैं, ये सब झूठ होते हैं। तू सब कुछ किया है जो एक फेल होने वाला आदमी भी करता है, बस उस संघर्ष में तू लगातार बना रहा, और फिर एक टाइम के बाद में परिस्थितियां तुझे वापस सपोर्ट करने लग गई। एक माइनर सा डिफरेंस होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। जिस बॉल के ऊपर छक्का लगता है और जो बॉल कैच होती है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। सूर्य कुमार यादव जैसा खिलाड़ी छक्के को कैच में बदल देता है, बस इतना ही फर्क होता है। अगर वो वहां लग जाता तो वो वर्ल्ड कप उधर चला जाता। साउथ अफ्रीका कोई खराब थोड़ी खेली थी, लास्ट के 2-3 ओवर में खेल खराब हो गया पूरा, इतना सा फर्क होता है। नहीं, वो मार्करम रगड़ जाता है एकला। कलासन, मार्करम भी तो था, कलासन, हाँ कलासन था, मार्करम तो पहले ही हो गया था, वो कलासन रगड़ जाता अकेला। तो ये चीजें आप कभी भी रिजिड मत हो जाना कि ऐसा करने से ही ऐसा होता है। किसी को नहीं पता होता है क्या करने से क्या होता है, किसी को नहीं पता होता है। एक अलग ही लेवल पर
सिस्टम सेट होता है, बस उस टाइम आपके पक्ष में चीजें बैठ गई। हाँ, प्लेटफॉर्म तो आपको तैयार रखना पड़ता है। बोलो किस्मत साथ दे दे, तो वो तभी देगी जब तैयारी कंप्लीट होगी। तैयारी कंप्लीट होगी तब किस्मत साथ देना या साथ नहीं देने वाला मैटर हो सकता है, नहीं तब हो सकता है। अब कोई कहते किस्मत साथ दे गई और चहल बैटिंग करने के लिए ओपनर आ गया। अब चहल ओपनर आया है बैटिंग करने के लिए, कितना साथ देगी उसका किस्मत? कितने छक्के लगा देगा वो? भाई एक उसके अंदर मामला भी तो होना चाहिए ना, अंदर सामान ही नहीं है अंदर, तो छक्के कहां से लगाएगा बताओ? उसको हर बॉल फुल टॉस देते, ऐसे खिला दे तो भी हर बॉल छक्का नहीं लगेगा उससे, नहीं लगेगा। और यह है कि कभी किस्मत साथ दे दे और कभी टच होके निकल गई तो उसको कह सकते हो आप। उसके आधार पर अपन किसी चीज को प्लान नहीं कर सकते। देखो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो 3 × 37 जो होता है वो 111 का ध्यान रखना, एक पैटर्न लेता है, इसका ध्यान रखना है। एक जो संख्याएं XYZ पैटर्न में होती हैं उसका फैक्टर 1001 होता है, और 1001 के फैक्टर 7 × 11 × 13 होते हैं। जो संख्याएं XY के फॉर्म में होती हैं उसके फैक्टर 3 × 7 × 13 × और क्या करो 37 होते हैं। इसमें 11 नहीं होता, ध्यान रखना। और जो संख्याएं XY सॉरी पहले ये लिखता हूं, ये होता है, इसके फैक्टर्स होते हैं 3 × 7 × 13 × 37। और जो संख्याएं XXX के पैटर्न में होती हैं उसके फैक्टर्स होते हैं 3 × 7 × 11 × 13 × 37 गुणा जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो वाला भी, जो भी डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है वो भी एक फैक्टर होता है। बोलो सर 7 का रिपीटेशन हो रहा होता तो एक 7 तो यहां आ गया, फिर यहां दोबारा 7 आ सकता है, आएगा ही वो तो। वो 7 उस 7 के, ये 7 है वो उस किसी की बदौलत नहीं आ रहा है, ये तो अपने पैटर्न के कारण आ रहा है। अब अगर यहाँ 7 का रिपीटेशन हो रहा है तो वहां 7 आएगा। 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो ये 3 अलग है, वो 3 तो आएगा ही आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आपके सामने आए तो ये पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं। कर लेंगे, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। एक शब्द आता है को प्राइम नंबर। पहले ये बताता हूं, उसके बाद में हम कुछ बातें और करेंगे। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या है। एक तो उसका बेसिक रूल होता है, फिर उसमें से छोटे छोटे रूल और निकल जाते हैं। पहले तो हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है को प्राइम संख्याएं होती हैं, या कोई कॉमन अभाज्य गुणनखंड नहीं होता, ऐसी संख्याएं सहअभाज्य होती है। बोले कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर शब्द कहते हैं तो सही नहीं है, क्योंकि 1 तो हर संख्या का फैक्टर होता है, 1 हर संख्या का फैक्टर होता है, इसलिए कोई भी कॉमन अभाज्य गुणनखंड नहीं होता। ऐसी संख्याएं सहअभाज्य होती हैं, को प्राइम होती हैं। एक संख्या 18 है, एक संख्या 35 है। हमेशा इसी एग्जाम्पल से समझाया है मैंने आज तक। अगर कोई पहले पढ़ा हुआ है तो याद होगा, 18 और 35 से ही पहले पढ़ाया था, है ना। हमेशा इसी से पढ़ाता हूं।
ठीक है, अदरवाइज मैं एग्जाम्पल्स कभी रिपीट नहीं करता। मेरे जितने भी नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं ना, वो मैं आपसे लेता हूं संख्याएं। जैसे मुझे 99 का डिविजिबिलिटी रूल समझाना है, तो मैं आपसे ही कहूंगा कि 99 कोई मल्टीपल बताओ, ताकि उसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि 99 से डिवाइड हो रहा है और वो रूल उसमें लग रहा है। ठीक, 18 के फैक्टर्स होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, ये होते हैं। और 35 के फैक्टर्स होते हैं 5 गुणा 7। अभाज्य गुणनखंड ले रहा हूं, प्राइम फैक्टर्स ले रहा हूं। इसके जो फैक्टर हैं वो इसमें नहीं है, और इसमें जो फैक्टर हैं वो इसमें नहीं है। कोई भी संख्या केवल अपने फैक्टर से डिवाइड हो सकती है और केवल अपने मल्टीपल को डिवाइड कर सकती है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होती है। हर संख्या अपने फैक्टर से डिवाइड होती है और अपने मल्टीपल को डिवाइड कर सकती है। इसी के आधारित है पूरा एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो संख्या उन सभी को डिवाइड कर सकती है और उनमें से बड़ी संख्या, वो एचसीएफ हो जाती है। और एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वह संख्या जिसको वो सारी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं और उनमें छोटी से छोटी संख्या, वो एलसीएम बन जाती है। ऐसे होता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 18 और 35 के लिए देखना है, तो 18 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, और 35 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 5 गुणा 7। अब जो संख्याएं 18 को डिवाइड कर रही हैं वो 35 को डिवाइड नहीं करती, और जो संख्याएं 35 को डिवाइड कर रही हैं वो 18 को डिवाइड नहीं करती। 18 और 35 है, इनके फैक्टर्स डिफरेंट होंगे, 1 की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो संख्याएं 18 और 35 को डिवाइड कर सकती हैं वो कॉमन नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं को प्राइम नंबर होती है। द नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर, 1 को छोड़ के, द नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर विल बी को प्राइम। लिखने की जरूरत नहीं, समझना काफी होता है। परिभाषाएं नहीं पूछेंगे आपसे, और पूछते हैं तो भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ऐसी संख्याएं को प्राइम होती हैं, यानी ये एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर की तरह बिहेव करती हैं, एक दूसरे के लिए अभाज्य संख्या की तरह बिहेव करती हैं। बोले सर पता कैसे चलेगा कि वो दो संख्याएं आपस में को प्राइम है या नहीं है, उनके फैक्टर्स मैच करते हैं या नहीं करते हैं, पता कैसे चलेगा? उसके लिए श्योर शॉर्ट तरीका तो है, उन संख्याओं के फैक्टर्स करके देखो आप। जैसे मेरे पास में एक संख्या है 347 और एक संख्या है 447। अब ये दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम हैं या नहीं है, इसका मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं 347 के फैक्टर भी करूंगा, मैं 447 के फैक्टर भी करूंगा, और फिर देखूंगा कि कुछ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर मैं ये देखूंगा कि कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब मैं कह सकता हूं कि वो आपस में को प्राइम है या नहीं है। अगर फैक्टर्स में कुछ कॉमन हो गया तब तो को प्राइम होंगी नहीं, और फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो वो संख्याएं को प्राइम हो जाएंगी। ऐसे ही तो होता है। देखो, लेकिन कुछ ऐसे मेरे पास में तरीके हैं जिससे आप बिना फैक्टर किए हुए भी अगर वो बात उन संख्याओं में लग रही है तो वो संख्याएं को प्राइम हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप मेरे से ये कहो कि इसका एकदम प्रमाणिक तरीका क्या है, तो प्रमाणिक तरीका तो यही है, संख्याओं के फैक्टर करने से ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर आप कई बार पता चल जाता है, उन गुणों की मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक है दो क्रमागत संख्याएं हमेशा सहभाज्य होती है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज विल बी को प्राइम। दो क्रमागत संख्याएं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऑलवेज विल बी को प्राइम। दो क्रमागत संख्याएं हमेशा सहभाज्य होती है। कोई भी दो क्रमागत संख्याएं ले लो, जैसे मैंने 15 और 16 लिया। अब 15 के भी फैक्टर होते हैं, 16 के भी फैक्टर होते हैं, लेकिन कॉमन नहीं होते दोनों के। मैंने संख्या 20 और 21 लिया, 20 के भी फैक्टर होते हैं, 21 के भी फैक्टर होते हैं, लेकिन कॉमन नहीं होते हैं। आप चेक कर लेना। ठीक, मैंने संख्या 35 ली और मैंने संख्या 36 ली, कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। 99 और 100 के कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। 1000 और 1001 के कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। लगातार आने वाली दो संख्याओं के फैक्टर्स कभी मैच नहीं करेंगे। बोलो हां। अगर कोई एक संख्या दो अलग अलग संख्याओं को डिवाइड कर रही है तो वह संख्या उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करती है। प्यारी प्यारी बातें बोल रहा हूं, मोती है मोती। ठीक है, बटोर लेना। अगर कोई संख्या दो अलग अलग संख्याओं को डिवाइड कर रही है तो वह उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करती है और उनके योगफल को भी डिवाइड करती है। अगर मैं कहूं कि कोई संख्या
x से डिवाइड हो रही है तो वह संख्या एक्स ए हो सकती है, और दूसरी संख्या x से डिवाइड हो रही है तो वह एक्स बी हो सकती है। अगर कोई संख्या x से डिवाइड होगी तो x का मल्टीपल ही तो होगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो x कॉमन आके a प्लस बी बन जाएगा, तो भी तो वह संख्या x से डिवाइड होगी। और अगर मैं इनको घटाता हूं तो x कॉमन आके a माइनस बी आ जाएगा, तो भी वह संख्या x से डिवाइड। तो अगर कोई संख्या दो अलग अलग संख्याओं को डिवाइड कर रही है तो वो उनके योग को भी डिवाइड करती है और उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करती है। अब ध्यान से सुनना, क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस हमेशा 1 होता है, तो वो जो संख्या होगी जो दोनों को कॉमन डिवाइड करने होगी वो 1 को भी डिवाइड करेगी। अब 1 को डिवाइड करने वाली तो संख्या केवल 1 है, इसलिए इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो सकता है और कोई संख्या नहीं हो सकती। ये इसका लॉजिक है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। दूसरी बात है, दो क्रमागत विषम संख्याएं कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। पहला था दो क्रमागत संख्याएं, दूसरा है दो क्रमागत विषम संख्याएं। टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, दो क्रमागत विषम संख्याएं, उनके फैक्टर्स कभी मैच नहीं करते। देखो कोई भी दो संख्या ले लो, एक संख्या ले ली मैंने 25, एक संख्या ले ली मैंने 27। ये लगातार आने वाली दो विषम संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 25 के फैक्टर्स कर सकते हैं, 27 के फैक्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैच नहीं करेंगे। कारण बताता हूं क्यों नहीं करेंगे। क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में दो का अंतर होता है, क्योंकि बीच में एक सम संख्या, दो विषम संख्या है तो बीच में एक सम संख्या भी तो आ जाती है ना, इसलिए इनका अंतर हमेशा 2 होता है। अगर 2 होता है तो अगर कोई संख्या इन दोनों को डिवाइड कर रही है तो वो 2 को भी डिवाइड करेगी, और 2 को डिवाइड करेगी, और ये दोनों विषम संख्याएं हैं, और 2 तो 2 से डिवाइड होता है, और 2 विषम संख्याओं को डिवाइड कर नहीं सकता। तो जो 2 को डिवाइड करती है वो संख्या, वो इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि 2 है वो सम संख्या है, 2 है वो सम संख्या है, वो 1 के अलावा 2 से ही डिवाइड हो सकता है, और 2 विषम संख्याओं को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये भी आपस में कोप्राइम होती है। अब एक बात बताता हूं, क्रमागत संख्याओं के बीच में 1 का अंतर होता है ना, क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। अब मजेदार चीज देखना बाबू, ऐसी विषम संख्याएं जिनके बीच में 2 की पावर n का डिफरेंस होता है, ऐसी संख्याएं कोप्राइम होती है। सच odd numbers which have the difference of 2 की पावर n will be कोप्राइम। ऐसी विषम संख्याएं जिनके बीच में 2 की पावर n का डिफरेंस है, 2 की पावर n का डिफरेंस हो, और वो संख्याएं विषम संख्याएं हो, वो कभी भी उनके फैक्टर्स मैच नहीं करेंगे। ऐसी विषम संख्याएं जिनके बीच में 2 की पावर n का डिफरेंस। अब 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 0 से ही शुरू कर सकते हो। 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 5 यानी 32, 2 की पावर 6 यानी 64, 2 की पावर 7 यानी 128, ऐसे ही आगे 2 की पावर 8 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, और भी डबल करते जाना ऐसे। कोई भी विषम संख्या बोल दो, कोई भी विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या, जो आपकी मर्जी वो बोल दो। विषम संख्या होनी चाहिए, भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, विषम संख्या होनी चाहिए, बोल दो आप, कोई भी बोल दो। 53, आपने बोला 53, 53 से एक ज्यादा ले लो, 53 के साथ में चाहे एक कम ले लो। 53 है वो 52 के साथ भी कोप्राइम है, और 53 है वो 54 के साथ भी कोप्राइम। एक आगे वाली से एक पीछे वाली, 2 आगे पीछे भी ले सकते हो। 51 और 53 भी कोप्राइम होते हैं, 53 और 55 भी कोप्राइम होते हैं। 4 आगे पीछे भी ले सकते हो। 49 और 53 भी कोप्राइम होते हैं, 53 और 57 भी कोप्राइम होते हैं। 8 आगे पीछे ले सकते हो। 8 पीछे लेते हो तो 45 और 53 भी कोप्राइम होते हैं, और 53 और 61 भी कोप्राइम होते हैं। 16 आगे पीछे ले सकते हो, 53 में से 16 कम कर दो, ठीक है। कोई भी ऐसी दो संख्याएं, मैंने संख्या ली
41, 41 से एक ज्यादा 42, 41 42 के साथ भी को प्राइम है। 41 से एक कम 40, तो 41 40 के साथ भी को प्राइम है। एक का अंतर ले लो, दो का अंतर लेता हूं, 41 और 2 43, 41 43 के साथ भी को प्राइम है। 41 में से 2 कम करेंगे 39, 41 39 के साथ भी को प्राइम। 4 आगे वाली से भी को प्राइम, 4 पीछे वाली से भी को प्राइम, 8 आगे वाली से भी, 8 पीछे वाली से भी, 16 आगे वाली 16 पीछे वाली, 32 आगे वाली 32 पीछे वाली, 64 आगे वाली 64 पीछे वाली, हर एक के साथ में को प्राइम होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा। मुझे नहीं पता कि उन संख्याओं के बीच में और कोई गुण कॉमन है या नहीं है। एक संख्या है 9833 और एक संख्या है 9865। ये दो संख्याएं, अब ये आपस में को प्राइम है या नहीं है। अब मुझे 9833 के फैक्टर करूंगा तो मुझे तो पता ही नहीं है इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, और 9865 के फैक्टर्स करूंगा तो मुझे पता ही नहीं है इसके क्या क्या फैक्टर होंगे। लेकिन मैंने देखा कि इनके बीच में 32 का अंतर है, अंतर करूंगा तो इनके बीच में 32 का अंतर है। अब मुझे पता चल गया कि ये संख्याएं को प्राइम होंगी, इनके फैक्टर्स मैच नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कोई संख्या इन दोनों को डिवाइड करती है तो वह इनके अंतर 32 को भी डिवाइड करती है, करेगी। अगर कोई संख्या इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर रही है तो वो इनके अंतर को भी डिवाइड करेगी। इनका अंतर कितना है 32, और 2 की पावर जितनी भी होती है वो सारी की सारी केवल सम संख्याएं होती है। तो 32 को केवल सम संख्या से डिवाइड, 32 को केवल 2 की पावर से ही डिवाइड किया जा सकता है, और विषम संख्याएं कभी 2 की पावर से डिवाइड नहीं होती, इसलिए हमेशा आपस में कोप्राइम रहेंगे। बोलो लॉजिक समझ में आया? ठीक, और बताता हूं आपको। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 5 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, इकाई का अंक 0 और 5 नहीं होना चाहिए, बस उन संख्याओं में 5 की पावर n का डिफरेंस है वो भी को प्राइम होती है। 5 की पावर n का डिफरेंस है वो भी को प्राइम होती है, 0 और 5 नहीं होना चाहिए। आप कह दो सर 10 और 15 में 5 का अंतर होता है, इनके बीच में 0 और 5 आ जाते हैं, ठीक है। आप कह दो सर 25 और 30 के बीच में तो 5 का अंतर होता है, नहीं भाई इनके बीच में 5 बाकी कुछ भी ले लो, कोई भी संख्या ले लो, ठीक है। जैसे 5 की पावर 0 यानी 1 का डिफरेंस, 5 की पावर यानी 5 का डिफरेंस, 5 की पावर 2 यानी 25 का डिफरेंस, 5 की पावर 3 यानी 125 का डिफरेंस, 5 की पावर 4 यानी 625 का डिफरेंस। डेफिनेटली ये संख्याएं को प्राइम होंगी, कोई नहीं रोक सकता इनको। एक संख्या तो 627, एक संख्या 1252। 627 और 1252 के बीच में डिफरेंस कितना है? 625। ये 625 से 2 ज्यादा, ये 625 के दुगुने से 2 ज्यादा, इनका डिफरेंस 625 है। ये आपस में को प्राइम है, फैक्टर्स कभी मैच नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। और मजेदार चीज बताऊं, 2 की पावर n और 5 की पावर को n को कॉम्बिनेशन में कैसे भी आ जाए, 2 की पावर n और 5 की पावर n कॉम्बिनेशन में कैसे भी आ जाए, इकाई का अंक है वो एक तो सम संख्या नहीं होनी चाहिए, दोनों सम संख्या नहीं होनी चाहिए, एक हो तो चलेगी, दोनों सम संख्या नहीं होनी चाहिए। और 2 की पावर 5 और 2 की पावर n और 5 की पावर n आते हैं तो सम संख्याएं तो बनेंगी, डेफिनेटली बनेंगी। लेकिन उनका जो डिफरेंस होता है वो अगर 2 की पावर n या 5 की पावर n के किसी भी मल्टीपल में आ रहा है तो वो संख्या आपस में कोप्राइम होती है। लेकिन एक तो दोनों सम संख्या नहीं होनी चाहिए, या फिर दोनों की संख्याओं की इकाई के अंक 0 या 5 नहीं होने चाहिए, तो ऐसी संख्याएं हमेशा कोप्राइम होती हैं। बोले सर 2 की पावर और 5 की पावर कॉम्बिनेशन में कैसे आ जाएं? जैसे 10 है, 20 है, 40 है, 80 है, 160 है, 320 है, 640 है, 800 है, 16,000 है, ये सारी संख्याएं 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में। आप इनके फैक्टर्स करो, केवल 2 और 5 आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। 10 के फैक्टर होता है 2 गुणा 5, 20 के फैक्टर होता है 4 गुणा 5,
4 में भी दो दो ही होता है। 40 के फैक्टर होता है 8 गुणा 5, 80 के फैक्टर होता है 16 गुणा 5, 160 के फैक्टर होता है 32 गुणा 5, 320 के फैक्टर होता है 64 गुणा 5, 640 के फैक्टर होता है 128 गुणा 5, 800 के फैक्टर होता है 8 तो है ही 2 का, और 100 वाला 4 इसको दे दो, 32 गुणा 25 हो जाएगा। ये आ जाएगा 32 गुणा 25 हो जाएगा 800 हो जाएगा। 16,000 होता है, 16 में 2 की घात 4 है, 1000 वाली 2 की घात 3 दे दो, 2 की घात 7 होता है, तो यह आ जाएगा 2 की घात 7 गुणा 5 की घात 3 हो जाएगा। ये 16,000 के फैक्टर्स हो जाएंगे। ये संख्याएं कभी भी को प्राइम, अगर डिफरेंस ऐसा आ रहा है तो ऐसी संख्याएं हमेशा को प्राइम होंगी होंगी होंगी, किसी के बाप से नहीं रुकेंगी। ठीक है, जैसे संख्याओं में 10 का अंतर आ गया, 100 का अंतर आ गया, 1000 का अंतर आ गया, 10,000 का अंतर आ गया, 1 लाख का अंतर आ गया, 10 लाख का अंतर आ गया, ऐसा कोई भी अंतर आ गया तो ये संख्याएं केवल 2 और 5 से बनती हैं। डिफरेंस ऐसा होना चाहिए, एक तो दोनों संख्याएं सम संख्या नहीं होनी चाहिए, या उनके इकाई-अंक 5 या 0 नहीं होना चाहिए, और फिर अगर कुछ भी आ जाओ उन संख्याओं का बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस केवल 2 और 5 से बना हुआ होना चाहिए। ऐसी संख्या हमेशा को प्राइम होती हैं, आप उनको प्राइम नंबर नहीं दिखा सकते। मैंने एक संख्या ली थी अभी शुरू में, एक बार आजा 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 आजा, गई कहां, कहां गई? एक बड़ी सी संख्या ली थी ना अपन, नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। 300 और 400 और ऐसे ली थी एक संख्या, 200 या कुछ थी, 247 और 347 ऐसे कुछ थी। हाँ, एक संख्या 347 थी, एक संख्या 447 थी। इसमें 100 का अंतर है, दोनों को प्राइम है, फैक्टर्स मैच कर ही नहीं सकते। 100 का अंतर है तो अंतर है वो भी उन संख्या से डिवाइड होना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करती हैं, और 100 तो केवल 2 और 5 से ही डिवाइड हो सकता है। 100 है वो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर तो होता है, 25 गुणा 4 ही तो होता है, 4 2 स्क्वायर होता है, 25 5 स्क्वायर होता है। अब ये संख्या न तो 2 से डिवाइड होने वाली है न 5 से डिवाइड होने वाली है, इसलिए मैंने कहा था एक तो सम संख्या नहीं होनी चाहिए, एक 0 या 5 इकाई का अंक नहीं होना चाहिए। उसके बाद में खुले खेलो, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। 9 8 7 5 4 3 2 6 8 5 4 3 2 1, ये संख्या है। दूसरी संख्या मैंने लिख दी 8 8 7 5 4 3 2 6 8 5 4 3 1। बोलिए दोनों आपस में को प्राइम है या नहीं है? 9 8 7 5 4 3 2 6 8 5 4 3 1, ये आपस में को प्राइम है। आप फैक्टर करके देख लेना, बोले नहीं होंगे ना, ठीक, मेरे कहने से मान लो इसका और इसका अंतर करेंगे तो आगे सब 0 0 आ जाएंगे। 9 और 8 का अंतर 1 होता है तो 1 के आगे 0 0 लग जाएंगे, सारे के सारे 1 के आगे 0 0 होंगे, ये संख्याएं को प्राइम है। इनके फैक्टर्स मैच नहीं करेंगे। बोल पक्की बात है, मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूं। ये एक संख्या है, ये दूसरी संख्या, बाकी सब 0 0 बन रहा है। यहां 8 और यहां 6 है तो ये आ जाए, 8 के आगे 4 0 है तो ये कितना है 80,000, और 6 के आगे 4 डिजिट है तो ये कितना है 60,000। 80,000 और 60,000 का अंतर कितना होता है 2,000। 80,000 और 60,000, यार इनको घटाएंगे ना तो 0 0 0 0, 8 में 6 घटेगा 2 आएगा, यहां भी 0 और यहां भी 0, तो 80,000 आगे 0 मान लो, 60,000 आगे, इनका अंतर आता है 20,000। 20,000 केवल 2 और 5 से बनता है, 20,000 केवल 2 और 5 से बनता है। इन संख्याओं के फैक्टर्स कभी मैच नहीं करेंगे, ये को प्राइम है। तो अगर कभी ऐसा जुगाड़ मिल गया तो सीधा कर लेना आप, अदरवाइज बोलो सर ऐसा कुछ नहीं, फिर फैक्टर करके करना, फिर फैक्टर करके करना पड़ेगा।
एग्जाम में ऐसी कोई चीज नहीं आएगी जो आप उस टाइम कर नहीं सको। बस ये देखा जाता है कि आपने इन चीजों को ढंग से पढ़ा है या ऐसे कोई वीडियो वाडियो देख के आए हो। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं। अगर कोई संख्या दो अभाज्य संख्याओं अथवा सह अभाज्य संख्या, इससे पहले एक बात और लिखो, दो अभाज्य अथवा सह अभाज्य संख्याओं का दो अभाज्य अथवा सह अभाज्य, दो संख्या आपस में प्राइम नंबर भी हो सकती है और को प्राइम भी हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज तो मैंने बताई नहीं, दो अभाज्य संख्याएं भी आपस में सह अभाज्य होती हैं। इतनी बातें हमने कर ली। ये तो मैंने बताया नहीं कि दो प्राइम नंबर भी आपस में को प्राइम होंगे। जैसे एक प्राइम नंबर है 17 और एक प्राइम नंबर है 23, ये आपस में को प्राइम भी होते हैं। बोलो क्यों? जिसके फैक्टर से नहीं होते उनका मैच क्या करेगा, कैसे करोगे? बोलो इनके फैक्टर्स मैच करते हैं, होते ही नहीं है, मैच कैसे करेंगे भाई? जिसका कुछ होता है तभी तो मैच करेगा, इसका कुछ होता ही नहीं। बोले 17 फैक्टर, बोले होते ही नहीं है। बोले 23 के, बोले होते ही नहीं है। तो होते ही नहीं तो मैच क्या करेंगे भाई? ये कॉमन वन के अलावा किसी दूसरी संख्या का है और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। जिसका कोई होता ही नहीं है उसका मैच भी क्या करेगा? तो जो अभाज्य संख्याएं होती है वो आपस में सह अभाज्य भी होती हैं, प्राइम नंबर होती है वो को प्राइम नंबर भी होती है। ये बात समझ में आई? अब इसको ऐसे समझो कि दो अभाज्य संख्याओं अथवा सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इनका जो एचसीएफ होता है ये हमेशा 1 होता है। बोले सर ये कैसे? जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, उसका भी एक होता है। जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती वो एक से तो होगी। किसी भी कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है तो भी 1 से तो हो ही रही है, इसलिए इनका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात करी थी, इसलिए इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। दो आपसे बोल दिया 999 और 1000 का एचसीएफ लेना है, 999 और 1000 का एचसीएफ लेना है। ठीक है, आप कुछ भी कर लेना, ये आपस में को प्राइम नंबर है, किसी कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं होगी। बड़ी से बड़ी संख्या एक ही होगी जो दोनों को डिवाइड कर सकती, तो 1 ही आएगा। एक मजेदार चीज और बताऊं आपको, जब आप एचसीएफ लेते हो संख्याओं का, तो एक तो संख्याओं को तो एचसीएफ ले ही लेते हैं, डिटेल से तो मैं एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर हम एचसीएफ एलसीएम की बात करें हैं तो एक तरीका और भी होता है। वो जो संख्याएं होती हैं, मुझे कोई ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनके बीच में 9 का अंतर हो। कोई भी दो संख्या बता दो, 3871 और 3880। ठीक, मुझे इनका एचसीएफ लेना होगा। ऐसे मैं एचसीएफ ले रहा हूं एक बार आपके कहने से। तो मुझे देखो कई तरीके हो सकते हैं, डिवीजन मेथड यूज करूं, फलान मेथड यूज करूं, एक मेथड होता है डिफरेंस वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। इनका डिफरेंस होता है 9। तो अगर कोई संख्या इसको डिवाइड करेगी, कोई संख्या इसको डिवाइड करेगी, तो वो इसके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगी। और अगर संख्याओं के बीच में डिफरेंस कम है तो डिफरेंस से एचसीएफ ले लेना। डिफरेंस ज्यादा है तब तो देखो आप जैसे पापड़ बेल रहे हो वैसे बेलते रहो, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंस अगर कम है तो बना हुआ पापड़ सेक लेना। कितना आएगा? 9 आएगा। 9 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 और 9। अब आपको ये देखना है कि ये संख्या 3 और 9 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। देखो 8 3 11 और 1 12, 12 और 7 कितना? 19। 8 8 हाँ 8 8 16, 16 और 3 कितना? 19। 19 क्या 9 से या 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। जो संख्या 9 को डिवाइड कर रही है क्या वो इनमें से किसी को डिवाइड कर रही है? नहीं कर रही है, तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इनका भी एचसीएफ 1 आ जाएगा। संख्याओं के डिफरेंस के फैक्टर से अगर वह संख्याएं डिवाइड नहीं हो रही हैं तो उनका एचसीएफ भी 1 होगा। संख्याओं के डिफरेंस के फैक्टर से अगर वह संख्याएं डिवाइड नहीं हो रही हैं तो उनका एचसीएफ 1 ही होगा। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जैसे जैसे
पढ़ोगे ना वैसे वैसे आपके सामने मजेदार चीजें आएंगी। गणित मजेदार होती है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इनका एचसीएफ हमेशा बनाता है। इनका जो एलसीएम होता है ये डायरेक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, प्रत्यक्ष गुणनफल के बराबर होता है, प्रत्यक्ष गुणनफल के बराबर होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है। एलसीएम इनके प्रत्यक्ष गुणनफल के बराबर होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपको 99 और 100 का एलसीएम लेना हो, कुछ नहीं करना, 99 और 100 को गुणा कर देना, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको 45 और 43 का एलसीएम लेना है, 45 और 43 का एलसीएम लेना है। क्रमागत विषम संख्या को प्राइम है आपस में, आप कुछ नहीं करना है, 45 गुणा 43 कर देना। कर दोगे क्या? 1935 आ जाएगा। 44 प्लस 1, 44 माइनस 1, 44 का स्क्वायर कितना आता है? 1936। हाँ, और 1 का स्क्वायर 1, 1936 में 1935, ये आ जाएगा 1935 हो जाएगा। ये बातें ध्यान रखना। अब और आगे बताता हूं। अगर कोई संख्या दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं अथवा सह अभाज्य संख्याओं से, या ऐसे नहीं, अगर कोई संख्या दो अलग अलग संख्याओं से भाज्य है तो वह संख्या उनके एलसीएम से भी भाज्य होगी। अगर कोई संख्या ए तथा बी से भाज्य है तो वह ए तथा बी के एलसीएम से भी होगी। अगर कोई संख्या ए और बी से डिवाइड है तो वह संख्या ए और बी के एलसीएम से भी डिवाइड होगी। बोलो हाँ, पक्की बात है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लूं, अगर कोई संख्या 4 से और 6 से डिवाइड है तो क्या वह संख्या 24 से डिवाइड होगी? अगर कोई संख्या 4 से और 6 से डिवाइड है तो क्या वह संख्या 24 से डिवाइड होगी? हाँ या ना बोलो यार, होगी? नहीं, 4 और 6 का एलसीएम 24 नहीं आता है, 4 और 6 का एलसीएम 12 आता है। को प्राइम नंबर नहीं है जो गुणा कर दोगे सीधा। 4 और 6 में कॉमन फैक्टर है 2, तो कॉमन फैक्टर है तो आप डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते हो। 4 और 6 का एलसीएम 12 आता है, तो अगर कोई संख्या 4 और 6 से डिवाइड है तो वो 12 से तो डिवाइड होगी, ये नहीं कह सकते 24 से डिवाइड होगी। कई ऐसी संख्याएं जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड होती है लेकिन 24 से डिवाइड नहीं होती है। 12 को ही देख लो, 12 4 से 6 से डिवाइड होती है लेकिन 24 से डिवाइड नहीं होती है। 36 को देख लो, 4 और 6 से डिवाइड होती है, 24 से डिवाइड नहीं होती। 60 को देख लो, 4 और 6 से डिवाइड होता है, 24 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 84 को देख लो, 4 और 6 से डिवाइड होता है लेकिन 24 से डिवाइड नहीं होता है। बहुत सारी संख्या है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कोई संख्या ए तथा बी से डिवाइड है तो वह ए तथा बी के एलसीएम से भी डिवाइड होगी। और अगर वो दोनों संख्याएं आपस में अभाज्य संख्याएं या सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनके गुणनफल से डिवाइड होगी। कल पढ़े, रीजनिंग वाले सर आ गए हैं। ठीक है,